अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, ये टॉपिक आपको ना बुरा लग सकता है, मैं पहले कह रहा हूं। कब बुरा लगेगा? जब आप समझोगे। अच्छा कब लगेगा? कल वाला लेक्चर समझ लग गया ना सारा, या उसमें कोई परेशानी है? अब अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब ये, सबसे पहला स्टेप क्या था? सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। अब क्या कह रहे हैं वो? चेंज। पहले के व्हेन अलाउड, कब अलाउ होगा, ये तो बात हमने पीआरसी में पढ़ ली थी। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना कब अलाउ होगा? परमिटेड बाय आईएफआरएस या प्रेजेंटेशन बिकम रेलिवेंट एंड रिलायबल। परमिटेड बाय आईएफआरएस, परमिटेड बाय आईएफआरएस, स्टैंडर्ड इजाजत दे, या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल। ये दो ही सिचुएशन है। पेपर में एक दफा आ गया कि जनाब चेंज करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अलाउ है चेंज कर दें, तो नहीं इजाजत, क्योंकि इसमें ना तो उसने कहा है कि प्रेजेंटेशन बेहतर हो रही है, ना उसने कहा है कि लॉ ने कहा है। फिर एक दफा सवाल आ गया कि टैक्स कम लगेगा अगर हम ये चेंज कर दें, तो क्या ये अलाउ है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना? तो अलाउ नहीं है। अलाउ, जब भी अलाउ की बात हो ना, तो अगर कोई स्टैंडर्ड कहे आईएएस या आईएफआरएस, एक ही बात है, आईएएस कहे या आईएफआरएस कहे, या वो ये कह दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, फेयर प्रेजेंट हो जाएगी, फेयरली प्रेजेंट होगी, रिलायबल अच्छी हो जाएगी, अप्रोप्रिएट हो जाएगी, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी। वो कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, हालांकि वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है ही नहीं। कहता है ऐसे कब सिचुएशन आए? कहता है जब पहली दफा कोई नई चीज आएगी तो आपने उसको अडॉप्ट करना है, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं है, वो तो आप पहली दफा अप्लाई कर रहे हो। चेंज किसे कहते हो? पहले कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है तो फिर चेंज की है। और अगर आप पहली दफा फर्स्ट टाइम कोई स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर रहे हो, कोई पॉलिसी, या पहली दफा कर रहे हो, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं मानी जाएगी, या चेंज करने से जो इफेक्ट है वो मटेरियल ना हो। कल आपने पढ़ा लफ्ज मटेरियल एरर के अंदर लिखा होगा, अगर इफेक्ट मटेरियल ना हो तो तब भी चेंज कंसीडर करने की जरूरत नहीं। ये चार बातें स्टैंडर्ड ने किस अंदाज में लिखी? An entity shall change accounting policy only if the change is required by IFRS या result in the financial statement providing reliable and more relevant information। अगर स्टैंडर्ड कहे तो फिर तो चेंज करना ही करना है, और अगर खुद चेंज कर रहे हो तो फिर चेंज करने के लिए क्या खूबी होनी चाहिए? रेलिवेंट एंड रिलायबल, पहले से ज्यादा रेलिवेंट एंड। कहते हैं however the following are not change in accounting policy। ये एमसीक्यूज में सवाल आया था यहां से। The application of an accounting policy for transaction and event that differ in substance from those previously occurring। कहते हैं पहले जो कुछ अक्कर हो चुका है ना, जो अब अक्कर हो रहा है वो पिछले से लिंक्ड नहीं है, वो डिफरेंट है, कोई नई चीज सामने आई है, हमने उसके हिसाब से कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। द एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली। पहली बात, हमने अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई की तो पिछली ट्रांजैक्शन से ये ट्रांजैक्शन डिफरेंट है, तो पिछली के लिए कोई और थी, इस ट्रांजैक्शन के लिए हमने कोई और पॉलिसी अप्लाई, तो ये चेंज नहीं माना जाएगा। और पहली दफा कोई अकाउंटिंग पॉलिसी लेकर आ रही है जो पहले कभी अक्कर नहीं हुई, पहले कोई ट्रांजैक्शन वो थी नहीं ऐसी ऐसी, तो वो भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं। या वर
इमटेरियल चेंज है, या पहले ट्रांजैक्शन थी नहीं, अब नई कोई ट्रांजैक्शन आई है, उसके लिए आपने नई पॉलिसी लेकर आए हो, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा। या पहले एक ट्रांजैक्शन तो पॉलिसी थी, अगली ट्रांजैक्शन जब भाई वो पिछली से बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए पॉलिसी भी डिफरेंट आपने अप्लाई की, तो वो भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ओके की बात। एप्लीकेशन के लिए एक ही लफ्ज है, रेट्रोस्पेक्टिव। एप्लीकेशन के लिए क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक होगी बात। ये सारा पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ वो उसके नाम लिखे हुए हैं, चेंज कब होगा, किस तरह से चेंज होगा, और आगे लफ्ज क्या लिखा हुआ है? रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन। ये वही लिखा हुआ है, मेजरमेंट चेंज। ये एक नजर सिर्फ पढ़ लेना। और अब हम सवाल करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपने एक दफा पढ़नी है। ये वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो हमने कर ली हुई हैं। ये क्वेश्चन मैं बाद में करवा दूंगा, इसकी लिमिटेशन भी बाद में। एक सवाल करते हैं छोटा सा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। पास्ट पेपर का सवाल है। एग्जाम्पल नंबर, सबसे पहले हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर लेने हैं, तो उसकी इफेक्ट कैसे लेंगे? रेट्रोस्पेक्टिवली। अब रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब पढ़ के आए हो? क्या मतलब है इसका? भला कि उसका जो पिछले साल गुजर गए हैं उसको भी रीस्टेट करना है। बिल्कुल ऐसे कर दो जैसे कि पहले शुरू से था ही नई पॉलिसी। यही बात लिखी हुई होगी। अब जरा एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आपका वो रिवाइज करते हैं, सीखना नहीं है, पीआरसी में हमने पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर आगे उस जैसा एक सवाल करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास मेथड FIFO हो और अब मैं चेंज करके किस में जाना चाह रहा हूं? वेटेड एवरेज। जाहिर सी बात है, अगर मैं FIFO से वेटेड एवरेज में जाऊंगा तो मुझे सारे साल का स्टॉक ठीक करना पड़ेगा, और वो स्टॉक अगर ठीक करना पड़ेगा तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। मैं अज्यूम करता हूं कि साल है 2013 का, FIFO मेथड से मैंने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया था, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, तो 400 क्लोजिंग स्टॉक फाइंड हुआ। अब अगर मैं वो वेटेड एवरेज से करता तो अज्यूम करते हैं कि 350 आएगा। ऐसा हो सकता है कि अगर मेथड चेंज करो तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज है? जी, ऐसा होता है क्योंकि प्राइसेस की वजह से। और अगर हम 2013 में बात करें कि 2013 में कीमतें बढ़ी थी या कम हुई थी? FIFO में अगर जवाब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा हो ना FIFO में, तो प्राइसेस बड़ी होती हैं, और FIFO में कम है तो प्राइसेस कम हुई होती। ये बात याद है ना? चलें जी। अच्छा, अब हमने पहले अपना सवाल किया हुआ था किसके साथ? FIFO से। अब पॉलिसी चेंज करके हमने करना है वेटेड एवरेज से। इसका मतलब एक तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक को मुझे 400 की बजाय 350 करना पड़ेगा, रीस्टेट करना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट भी तो चेंज होगा। तो प्रॉफिट कम करूंगा या ज्यादा? प्रॉफिट कम करूंगा या ज्यादा? कम। कितनी अमाउंट से? कितनी अमाउंट से प्रॉफिट कम करूंगा? 50 से। देखिए ना, मैंने FIFO मेथड से किया था, पहले 400 रुपया मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया था, अब मैंने किया तो 350 आया। इसका मतलब है 50 से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। अगर 50 से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो 50 रुपए से प्रॉफिट भी कम। ये बात याद है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन होता है। ये लिखना है तो लिख लो, अगर याद नहीं है, अगर याद है तो फिर ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनवर्स। तो क्लोजिंग स्टॉक जब आपका कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम हुआ, और प्रॉफिट का कम कितना से प्रॉफिट कम हुआ? 50 से प्रॉफिट मेरा कम। अब यही सवाल को कंटिन्यू करते हैं 2014, ये अभी पिछले साल है,
जिनको मैंने रीस्टेट करना है। 2014 मेरा प्रॉफिट था, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आया था 300, FIFO से आया हुआ था। अब वेटेड एवरेज से अगर मैं करूंगा तो वो आ गया, सपोज दैट पहले कम किया था, अब ज्यादा कर देते हैं, 240, सॉरी 340। अब जल्दी से बताओ प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? सब लोग अमाउंट भी और इंक्रीज या डिक्रीज भी बता रहे हैं। ज्यादा। कितने से ज्यादा होगा? 40 से ज्यादा होगा। रिजवान चलो तब तक आप सोचो। तंजीला प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा? कितने से? कितने से? अमाउंट बताओ। पिछले 40 से ज्यादा होगा, कम होगा कितने से? आपका 10 से कम होगा। ईमान आपका 10 से कम होगा। आसफा कितने से? 40 से। अफीफ 40 से बढ़ जाएगा। इकबाल, अवैस 10 से कम होगा। हुजैफा 10 से कम होगा। अदील 40 से बढ़ जाएगा। 40 से बढ़ेगा। रिजवान 40 से बढ़ेगा। 40 से बढ़ेगा। अब जरा चेक करें, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ये क्लोजिंग स्टॉक है 2014 का, और 2014 का ओपनिंग स्टॉक भी है। और 2014 का ओपनिंग स्टॉक कौन सा है? वो ये वाला है। ऐसा ही है। अब ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है ज्यादा? अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने खुद कहा है कि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे इनवर्स रिलेशन होता है। कहा है ना आप लोगों ने, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे इनवर्स रिलेशन होता है। और 300 से 40, क्लोजिंग स्टॉक 40 से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ओवरऑल 90 से प्रॉफिट बढ़ेगा। ओवरऑल 2014 में 90 से प्रॉफिट बढ़ेगा। और मजे की बात यह है, ये हम पीआरसी में भी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ा, पेपर में फिर भूल जाते हो, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट लेकर आ जाते हो। जब भी इन्वेंट्री के क्लोजिंग स्टॉक पे मसला आता है, अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे जरूर मसला आता है। ये पता नहीं आप लोगों को याद कैसे रहेगा, ये मुझे नहीं पता। कोई निशानी रख लो या कोई इस तरह का कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आए और अगले साल की भी बात की जा रही हो तो उसके ओपनिंग स्टॉक पर भी फर्क जरूर आता है। और ओपनिंग स्टॉक का जो रिलेशन होता है वो अपोजिट होता है प्रॉफिट के साथ। अब ये तो बात कंफर्म है ना कि 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक आया होगा एज इट इज वो 2014 का ओपनिंग स्टॉक बना होगा जी। और उसमें भी वही डिफरेंस होगा क्योंकि वैल्यू जो वही आ रही होती है। अब आगे चलते हैं, ये बात समझ लगी है ना? आगे चल 2015 को देख लेते हैं। 2015 के अंदर क्योंकि बताया सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होता है क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग खुद बनाना होता है। हाँ जी, 250 से 280 हो गया। अब मुझे बताओ प्रॉफिट पे 2015 के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? ये लिखा हुआ है। अगर मैं FIFO से फाइंड करता हूं तो 300 का फाइंड हुआ था, और अगर मैं वेटेड एवरेज से फाइंड किया था तो 340 का आ गया। मैंने पॉलिसी चेंज की तो पॉलिसी में वेटेड एवरेज पे जा रहा हूं तो 300 से 340 हो गया। इसका मतलब मुझे 40 से अपना स्टॉक बढ़ाना है, तो स्टॉक बढ़ाऊंगा तो फिर प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हाँ जी बताएं जरा 2015 में नेट इफेक्ट 120 से बढ़ेगा। जंबो के पैसे लाया? नहीं लाया? क्यों लाया? कर जम्मू के पैसे ना रखा कर दुख सुख के लिए। ओके हाँ आ जाएगा।
वाई कैप का तेरा आई कैप के साथ मसला है, जंबो के साथ कोई मजाक नहीं, कोई मिक्सअप नहीं करना। मुझे लगता है नींद आई हुई है आप लोगों को, वो जो जवाब से बन नहीं पा रहे आप लोग। 10 का लॉस आएगा, चलो क्योंकि लॉस नहीं बोलते, प्रॉफिट कम होगा ज्यादा होगा ऐसे बोलते। हाँ सर, ये क्या बात है, ये तो कभी भी जवाब ठीक क्यों नहीं आ रहा? 70 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ईमान सोच रहे हो? 70 से प्रॉफिट बढ़ेगा, 70 से बढ़ेगा। हाँ सर, 60 से कम होगा। सलमान 30 से कम होगा। अफीफ 10 से कम होगा। सलमान, अदनान 10 से कम। जैफा 60 से कम होगा। अदील अभी निकाला नहीं, वही फिर अभी निकाल रहे हो? चलो मेरे ख्याल में 80 से बढ़ेगा। 80 से बढ़ेगा। रिजवान 10 से कम। इकबाल 70 से बढ़ेगा। दाऊद जवाब नहीं बन पा रहा। नहीं जवाब तो मैं बता ही दूंगा, अभी तो मैं जंबो बना रहा हूँ। चलो आप बता दिए, आप सही कर लो, क्योंकि जवाब तो मुझे लगता है किसी का भी ठीक। 20 के बाद एक और करके फिर चलते हैं। तंजील आपका कितना है? 10 से कम होगा। ईमान 120 से काफी ज्यादा। रमीसा 60 से कम होगा। आपका तो हो गया वही, अभी भी है 60 से कम होगा। 60 है 20 से कम होगा, वही है 10 से आपका कम होगा। 60 70 60 मुजफ्फर जवेद 150 का 150 का मतलब प्रॉफिट कम होगा। चलो देखे फिर। अच्छा जी 2015 को देखना है ना, 2015 में ओपनिंग स्टॉक भी देख ले। 2015 का ओपनिंग स्टॉक एज इट इज होगा ना, कि जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है ज्यादा, कितने से? अगर 40 से ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट कम होगा। 250 से 280, 250 से 280 स्टॉक कम हुआ ज्यादा। स्टॉक कौन सा है? क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग स्टॉक 30 से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट 30 से बढ़ेगा। 10 से कम। नेट इफेक्ट 10 से कम। 10 से कम होगा। तेरा कैसे 60 से कम हो गया? 90 दोनों प्रॉफिट। अच्छा वो पिछले स्टॉक में तूने शामिल किया। तेरा 70 था, तेरा 70 कैसे हुआ? मैंने वो 40 और 30 प्लस कर दिए क्योंकि पिछले दफा प्लस हो रहे थे इसलिए। गालियां देने का दिल करता है। हाँ तो मैंने गाली आपको दी भी नहीं, ना ही दिल किया। जम्बो तो मैंने उजाफा के लिए कहा। चलो ये कल ये तीनों लोग पिलाएंगे आपको। तो बाकी सब लोग तो गलत है। नहीं उनका सबका ठीक है, इकबाल ग्रुप का गलत है,
उसको साथ मिला लेना। चले, अच्छा अब ये हो जाएगा या और भी एक साल करें? चल 2016 के एक साल कर लेते हैं। 2000 का क्लोजिंग स्टॉक हमारा 300 से 280 हो गया। हाँ जी बताओ 2016 के प्रॉफिट पे क्या फर्क आएगा? 300 से 280 हो गया। वो इधर किसकी कॉल है? रिजवान भाई। उन्हें को उसकी अभी क्लास खत्म नहीं, इसको पिक करना है नहीं? जी 50 से कम होगा। अवैस कितने से? 10 से कम। अफीफ 50 से कम। 50 से कम होगा। 10 से प्रॉफिट आएगा। 50 से कम ही होगा। 50 से कम होगा। अच्छा आपको एक सीधा ट्रिक बताऊं जो हम इस्तेमाल करते थे। जो पिछले साल का इफेक्ट होता है ना वो अगले साल उलट होता है, क्योंकि जो पिछले साल वाला इफेक्ट होता है वो क्लोजिंग स्टॉक का होता है, आगे उसमें बनना होता है ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल 30 से अगर प्रॉफिट प्लस हुआ है तो अगले साल 30 से पहले तो प्रॉफिट कम होगा। ये ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट आ गया। एग्जैक्ट वही चीज ले लो, क्योंकि चेंज तो वही आना है ना। पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही अगले साल का ओपनिंग है, तो चेंज तो वही आएगा, बट क्लोजिंग था पिछले साल, अगले साल ओपनिंग आए तो अफेक्ट अपोजिट होगा। और 300 से 280 हुआ क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है तो कम हुआ है 20 से। अगर 20 से क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो प्रॉफिट भी 20 से कम होगा। कम। 50 तो ओवरऑल 50 से प्रॉफिट कम होगा। कम। ठीक होगी बात? काफी है या अभी भी है कुछ चक्कर चुक्कर? अब क्लियर हो गया? अब ऐसे देखिए ये तो बात समझ लो ना, ओपनिंग स्टॉक का जो इफेक्ट होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक पहले से बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में उसने जाकर ऐड होना होता है, और कॉस्ट ऑफ सेल में अगर ऐड होता है तो वो प्रॉफिट कम कर देगा। देखिए पिछले साल को एज इट इज अगले साल पे कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि पिछले साल ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 2016 का। अब 250 से 280, 30 का क्लोजिंग स्टॉक सॉरी ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट कम होगा। और अगर डायरेक्ट इफेक्ट लेना है तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट है ना, अगले साल एज इट इज ओपनिंग बना के बट अपोजिट कर देना होता है। ये देख ले जाके, ये यहां पर -50 था, आगे जाकर +50 हो गया। यहां पर +40 था, आगे जाकर -40 हो गया। यहां पर +30 है, अगले साल -30 होगा। और क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट इफेक्ट ले लिया करो। ओके होगी बात? चल अच्छा, इसमें जब भी पेपर में सवाल आया तो आई कैप वही कहता है कि यहां पर स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ले लेते हैं, ओपनिंग का भूल जाते हैं। मेरे सामने ही है पीआरसी की हुई, कितना टाइम हो गया वो, ये सवाल वहां भी किया था, ये भी बताया था प्राइसेस कैसे इफेक्ट होती हैं, प्राइस के क्या तरीके, प्रॉपर एक वो टेबल बनाया था। ध्यान की बात होती है, ध्यान किधर है? अगर सीखने वाला ध्यान हो ना तो आप तो यानी मैंने जो बंदा सही तरह से वो 4 सब्जेक्ट सीख लेता है वो कभी भी सीए में नहीं फेल होता, सिवाय थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो अपना ही तरीका होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का। जी अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे आ जाए। रिक्वायरमेंट पढ़ लो पहले। प्रोड्यूस एन एक्सट्रैक्ट शोइंग इन द रिटेन अर्निंग, किसका बनाना एक्सट्रैक्ट? दैट वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर कोई रिटेन अर्निंग का कॉलम होता है? Yes. वो बनाना है।
जो रिटेन अर्निंग का, ये पूरा चैप्टर में हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी ही बनाते रहना है। उसके बाद वो कहता है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, कंपैरेटिव भी बनाओ। इसका मतलब है पिछले साल को भी बनाना है और इस साल को भी बनाना। अब चलते हैं सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, Mohani Manufacturing Limited is engaged in manufacturing of spare parts of motor car assemblers. The audited financial statement for the year ended December 14 disclosed that profit and retained earning were, पहले वही ना इंफॉर्मेशन गौर से पढ़ना सीखो। होता क्या है, ये नॉर्मल स्टूडेंट का बिहेवियर होता है, जब टीचर सवाल पढ़ रहा होता है तो वो आराम से सोच लेता है इधर उधर की बातें जो वो सोचना चाहता है। जब टीचर हल करना शुरू करता है वो भी साथ हल करने लग जाता है। ये तरीका गलत है। हल करने से ज्यादा जब टीचर पढ़ रहा हो चीज, उस वक्त फोकस किया करो, चीजें सारी वहां पर है। आपके पास किस डेट का डाटा गिवन है? दिसंबर 14। डिस्क्लोज प्रॉफिट भी है उस डेट का, रिटेन अर्निंग भी। प्रॉफिट है आपके पास 21 मिलियन और रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 89 मिलियन दिसंबर 2014 का। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है करंट ईयर की। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी लिखा हो ना कि ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो इस साल की बन गई है, ऑडिट नहीं हुई अभी। तो करंट ईयर की स्टेटमेंट को ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, या जो अभी ऑडिट नहीं हुई। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ प्रॉफिट 15 मिलियन, इसका मतलब है इस साल का प्रॉफिट, और ये साल कौन सा बोला? 2015। 2015 का प्रॉफिट 15 मिलियन है। However, following adjustment are recorded to be made. The management of the company has decided to change the method for valuation of raw material from FIFO to weighted average. वो कंपनी चाहती है रॉ मटेरियल का तरीका चेंज कर दे, पहले FIFO है, अब बताओ ये एस्टिमेशन है, एरर है या पॉलिसी है? पॉलिसी है, 2015 में चेंज कर रहे हैं, तो क्या पिछले साल जो डाटा गिवन होगा उन सालों को भी छेड़ेंगे? बिल्कुल छेड़ेंगे, और उस छेड़खानी को कहते हैं रीस्टेट करना। क्या कहते हैं उसको? रीस्टेट करना। The value of inventory under each method is as follow. FIFO मेथड में दिसंबर 2013 37 मिलियन और वेटेड एवरेज में 35.5 मिलियन। 2014, अब जरा वही बात है, FIFO मेथड में उसने निकाला, पहले निकाल चुका था 2013 में, वो है कहां पे पता है? 2015 पे है। तो उसने कहा 2013 में मेरा FIFO मेथड से क्लोजिंग स्टॉक आया था 37 मिलियन का, लेकिन अगर वेटेड एवरेज से फाइंड करते हैं तो कितना आएगा? 30। इसका मतलब है मुझे वो स्टॉक भी रीस्टेट करना है, स्टॉक भी चेंज करूंगा, उससे मेरा प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, स्टॉक रिटेन आने को अफेक्ट करेगा या प्रॉफिट? प्रॉफिट इफेक्ट करेगा, तो हमें उसके प्रॉफिट इफेक्ट चाहिए। अगर मुझे कोई क्लोजिंग स्टॉक रीसेट पूछे तो मैं क्या बताऊंगा? 35.5 मिलियन। लेकिन प्रॉफिट का इफेक्ट बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा प्रॉफिट का इफेक्ट? मैं ये देखूंगा क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है या ज्यादा। और ये सारी डेट कौन सी लिखी हुई है? क्लोजिंग ईयर एंड। फिर 2014 में 42 से 44 हो गया, 2015 में 58 से 54 हो गया। तो इन पिछले सालों को भी मैंने चेंज करना है। अब क्योंकि मैंने रिटेन अर्निंग बनाना है, तो रिटेन अर्निंग के लिए मैंने सिर्फ प्रॉफिट के इफेक्ट ले लूंगा बस। मतलब सिर्फ वो इफेक्ट ढूंढूंगा जो रिटेन अर्निंग को इफेक्ट करते हैं। जो रिटेन अर्निंग को नहीं छेड़ते, मैंने भी नहीं उसको छेड़ना। नंबर 2, इन 14 द कंपनी परचेज प्लांट 100 मिलियन। 2014 में उसने 100 मिलियन का प्लांट लिया। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट वाज रिकॉर्डेड एट 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ ₹10 मिलियन। उसने डेप्रिसिएशन 25 मिलियन लिख ली, लिखनी कितनी थी? 10 मिलियन। किसमें एरर आ गया? और एरर भी एक्सपेंस के अंदर है। दिस एरर वाज डिस्कवर्ड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2014। ये एरर आपको 2014 के दिसंबर के बाद पता चल गया। This error is considered to be material. ये ऐसा क्यों कहा है? अगर ये इमटेरियल होता तो हम वैसे ही ना करते,
वैसे रीस्टेट करने की जरूरत है, एक्सट्रैक्ट बनाने। तरीका क्या सुन लीजिए जनाब, मटेरियल समझ लेंगे। अब सबसे पहले अगर एक्सट्रैक्ट की बात आए, किसकी बात है, तो मैं आपको एक टेबल सिखाता हूं, आप उस टेबल से आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, वर्किंग नंबर 1, जितने सालों के प्रॉफिट आपके अफेक्ट हो सकते हैं ना, सारे लिख लो। एक आपका 2015 का साल है, एक आपका 2014 का साल है, एक आपका 2013 का साल है। ये किसके लिए बता रहा हूं, एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले आप ऐसा करो कि आपके क्लोजिंग स्टॉक खराब हुए हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक खराब हुए हैं ना, खराब नहीं, पॉलिसी की वजह से चेंज होने हैं ना, और वो प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे, तो पहले क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट लो। बताओ 2013 के क्लोजिंग स्टॉक पे क्या फर्क पड़ा, 37 से 35.5 हो गया, कम हो गया, प्रॉफिट कम होगा ज्यादा, कम होगा, कितने से 1 पॉइंट, तो मैंने भी 1.5 में जाकर प्रॉफिट कम कर दिया, बात समझ लगी। और अगले साल ये क्या बन जाएगा, तो अगले साल ये 1.5 में ऐड कर दूंगा, ये बात समझ लग गई। जो पिछले साल क्लोजिंग इफेक्ट था, अगले साल वो कौन सा इफेक्ट देगा, ओपनिंग देगा, तो इसलिए मैंने क्लोजिंग ओपनिंग दोनों लिख ली। और ये होता सिर्फ स्टॉक के अंदर है, बाकी ओपनिंग क्लोजिंग किसी में नहीं करते। अगले साल 2014 में 42.3 से 44.5 हो गया, प्रॉफिट कम हो गया कि ज्यादा, कितने से ज्यादा हुआ, 2.2, तो 2.2 से अगर प्रॉफिट 2014 का ज्यादा होगा तो 2015 का कम भी होगा। उसके बाद 2015 पे आ जाओ, 58 से 54, कम हुआ ज्यादा, कम, कितने से, 4 से। ये टेबल बन जाएगा आपका आराम से, और ये आपका इफेक्ट, नेट इफेक्ट ले लो, प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। 1.5 से नेट किया तो 2013 आ गया, 3.7 2014 का आ गया, और 2.6.2 2015 हो गया। ये टेबल ही बनाना होता है हमने, हर एरर, ये एक्सट्रैक्ट में टेबल अच्छा लगता है, बाकी में जरूरत पड़े तो बना लो, नहीं पड़े तो ना। लेकिन ये तो अभी हमने स्टॉक का इफेक्ट सही किया है, वो एरर भी तो है, एरर, और एरर है सिर्फ 2014 का, क्योंकि 2014 की स्टेटमेंट के बाद पता चल गया था, और जब पता चल गया था, क्या 2015 में भी एरर किया था, तो इसका मतलब है 2014 का तो प्रॉफिट गलत है, 2015 का गलत नहीं, क्योंकि 2014 की फाइनेंशियल, अगर हमें 2015 को पता चलता ना, तो 2015 का प्रॉफिट भी गलत होता। अब उसमें 2013 के प्रॉफिट में तो कोई फर्क नहीं आएगा, 2014 का प्रॉफिट में क्या फर्क आएगा, डेप्रिसिएशन लिखनी थी 10 मिलियन, लिख दी 25 मिलियन, प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया, और हम तो सही करने वाले बंदे हैं, तो कितनी अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ा देंगे, 15, और गलती ही 2014 में हुई है। अब ये देखें, रेट्रोस्पेक्टिवली होता है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव के लिए उधर कोई गलती भी तो होनी चाहिए, गलती हुई 2014 में, तो 2013 को क्या ठीक करोगे, उसमें तो कुछ था ही नहीं तब, प्लान खरीदा ही 2014 में, 2013 में इफेक्ट तब ठीक करेंगे अगर वहां इफेक्ट जाएगा भी सही। यहां पर 2013 का क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ था, हम 2015 में है, 2014 को ठीक कर रहे हैं, तो ये भी रेट्रोस्पेक्टिवली है। खत्म हो गया जी। अगर नेट करके लिखना है तो नेट करके लिख लो, आज किसी का अपना अलग अलग लिखना है तो अपना अलग अलग। ये मेरी वर्किंग है, ये याद रखनी है, मैं फॉर्मेट लिखवाने लगा हूं, पेपर में वर्किंग बाद में करते होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नाम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट या फॉर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी
for the year ended 31st December 2015। लिखने का यही तरीका रहेगा जनाब आपका, रुपीज एंड मिलियन। कंपैरेटिव के साथ बनाना है तो शुरू कहां से करूं? पिछले साल के शुरू से। बैलेंस एज एट 1/1/14, और ये कॉलम किसका बना रहा हूं मैं? रिटेन अर्निंग का। उसने कौन सा कॉलम कहा है? सिर्फ रिटेन अर्निंग का। तो ये कॉलम मैं बना रहा हूं रिटेन अर्निंग का। कॉलम बनेगा रिटेन अर्निंग का। यहां पर फिर एक कॉमन सेंस, आई कैप सीधा सवाल नहीं देता, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस लाजमी टेस्ट करता रहता है। क्वेश्चन की तरफ देखें, मैंने हाईलाइट भी किया है, आपको जो रिटेन अर्निंग गिवन है वो तो दिसंबर 14 का गिवन है और हमें चाहिए 1/1/14 का। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जब ये 89 मिलियन आया होगा, ये प्रॉफिट प्लस करके आया होगा या माइनस करके आया होगा? देखिए ना, 1/1/14 को ही रिटेन अर्निंग होगा जी, उसमें प्रॉफिट प्लस हुआ होगा, डिविडेंड माइनस हुआ होगा, सारा कुछ करने के बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। ऐसा ही है। अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है और हमने वापस जाना है ओपनिंग बैलेंस पे, तो क्या करोगे? और जो चीजें प्लस हो चुकी हैं वो माइनस कर दो, और जो माइनस हो चुकी हैं, वैसे तो एक लेजर का तरीका भी होता है, रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन इधर आता है, जो चीजें प्लस होती हैं वो इधर आती हैं, और जो चीजें माइनस होती हैं वो इधर आती है, और इधर आ जाता है फिर कैरी। तो आपके पास कैरी डाउन है 89, प्रॉफिट है 21, और ये कितना आ जाएगा? 60। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो क्लोजिंग स्टॉक में जो चीजें प्लस करके आए हो माइनस कर दो, और जो माइनस करके आए हो प्लस कर दो। और रिटेनर ने किसी बात ही है गिवन है प्रॉफिट, और तो कुछ बताया ही नहीं हुआ। तो क्या करूंगा मैं? 89 माइनस 21, 60। इफेक्ट ऑफ किसका? पिछले साल लेने लगा हूं। ये क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी एक दफा कलम रोको, एक बात गौर से सुनो। हम किस साल पे खड़े हैं? 2015 का इफेक्ट दिखाएंगे, डिस्क्लोज करेंगे। पिछले साल का भी इफेक्ट डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद अगर कोई इफेक्ट आ रहे हैं ना 2, 4, 10, 15, 16 सालों के, वो सारे इकट्ठे करके ओपनिंग में एडजस्ट कर देंगे। दोबारा सुनिएगा, कौन कौन से साल? करंट ईयर को भी दिखाएंगे इफेक्ट, कंपैरेटिव का भी फर्क दिखाएंगे, इफेक्ट दिखाएंगे। अगर उससे पहले कोई साल अफेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? सबको प्लस कर देंगे, उसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो ब्रॉड ऑन के अंदर प्लस माइनस कर देंगे। अब जरा यहां पर जाओ दोबारा, ये जो आपका है 2015 का साल, ये भी हमने दिखाना है। 2014 का भी साल हमने डिस्क्लोज करना है, बट उससे पहले जितना भी होगा, ये तो सिर्फ एक साल आ रहा है ना, चाहे 50 साल ही क्यों ना आए, 3 साल है, 4 साल है, 2 साल है, उनका इफेक्ट इकट्ठा करना है। और ब्रॉड ऑन के अंदर अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना। तो ये कितना इफेक्ट आ रहा है? 1.5। तो आपने 1.5 लिखना है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी 1.5 प्लस कर देना, माइनस कर दे। कितना है? 1. चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और आपने बैलेंस कितना? 68 में से 1.5 माइनस करें, कितना? 66.5।
आपने लिखना है बैलेंस एट 1,140, क्योंकि सर ये ऊपर भी 1,114 है, नीचे भी 1,114 है। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला ठीक है, इसलिए इसके साथ लिखना है रीस्टेटेड। क्या लिखना है? रीस्टेटेड। रीस्टेटेड लिखना जरूरी है। जब आप ओपनिंग ठीक कर लेंगे उसके साथ क्या लिखेंगे? रीस्टेटेड। ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाकर ऑडिट में हमने पढ़ना भी है कि पिछले सालों को रीस्टेट कर देंगे, सही कर देंगे, इफेक्ट उसका ले लेंगे। ओके हो गया? अब आपका काम शुरू हो गया। अब वही रिटेन अर्निंग का कॉलम, जो जो इसमें प्लस होगा प्लस कर दो, जो जो इसमें माइनस होगा माइनस कर दो। लेकिन इसमें तो है ही सिर्फ प्रॉफिट हर साल का, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कौन सा प्रॉफिट होगा? 21 तो प्रॉफिट पहले का आया हुआ है, 21 था ना प्रॉफिट, तो बताओ उसके प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? 2014 का प्रॉफिट है, 2014 के प्रॉफिट में क्या फर्क आएगा? 3.7 ऐड होगा या माइनस? और 15 जाकर प्लस कर दो। 21 में जाकर 3.7 भी ऐड कर दो और 15 भी ऐड कर दो, और इसके साथ भी क्या लिखोगे? रीस्टेटेड। कितना? 39.7। 2014 में कोई और चीज है स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी की? सिर्फ प्रॉफिट ही है और तो कुछ नहीं है। छोड़, खत्म कर दो इसको। बैलेंस एट 31 दिसंबर 14 रीस्टेटेड। कितना? 106 पॉइंट। जितने भी साल आएंगे, पिछले जितने भी बैलेंस आएंगे, जिसको आपने चेंज किया है उसके साथ रीस्टेटेड लिखना है। ब्रॉड ऑन चेंज किया, प्रॉफिट चेंज किया, कैरी डाउन भी चेंज किया, क्योंकि उसके हिसाब से कैरी डाउन कितना आ रहा था दिसंबर 18 का, उसके हिसाब से तो आ रहा था ये 1114 का, उसके हिसाब से 68 था। हुआ कितना? उसके हिसाब से कैरी डाउन था 89, आ रहा है 106.5। उसके हिसाब से प्रॉफिट था 21, आ रहा है 39. जो जो चेंज होगा, जो चेंज नहीं होगा उसके साथ रीस्टेट नहीं लिखेंगे, जिसको चेंज करके लिखोगे उसको रीस्टेट लिखेंगे। अब आगे हम करंट ईयर पे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है अगले साल का भी 15 मिलियन। क्या ये ठीक है या इसमें भी कोई गलती है? क्या गलती है? 6.2 इसमें से माइनस करना है, बट इसके साथ रीस्टेटेड नहीं लिखना, याद रखें, क्योंकि ये तो इस साल का है ना, तो इस साल रीस्टेट वो होता है जो पहले एक दफा इशू हो चुका है, दोबारा उसको रीस्टेट करना है। इसको रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। तो 15 में से 6.2 माइनस किया, कितना? 8.8। बैलेंस वो ठीक हो गया था ना, क्योंकि पता चल गया था 2015-14 की स्टेटमेंट के बाद, कुछ पता चल गया तो फिर तो गलती ठीक कर दी होगी। अगर ना पता चलता तो हो सकता है इस साल भी गलती होती, तो फिर उसकी इस वजह इस साल भी लेते। देख नहीं ना, वो पता नहीं वो कौन सी, जो गलती होती वही लेते। मेथड बताया होता, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर बताया होता तो उसने 25 को माइनस करके अगली डिडक्शन ली होती, तो हम 10 करके माइनस लेते। हाँ जी, बैलेंस एट 31 दिसंबर 15 1154.5। तो ये आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का एक्सट्रैक्ट भी बन गया और स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी रिटेन करने का कॉलम भी बन गया। वर्किंग वही है, इफेक्ट लेने स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी भी वही है, बस आपने इफेक्ट लिया। ठीक हो गया। तो कल जो आपने एक तो यही सवाल दोबारा प्रैक्टिस कर ले, और वैसे सोल्यूशन लिखा हुआ उधर भी,
आपके पास 15 मिलियन का प्रॉफिट है पहले 2015 का क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए, और वो टेबल के अंदर जो फर्क आ रहा था प्रॉफिट में वो ये है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक तो 9 क्वेश्चन दोबारा करना है, उसके बाद आपका आपने जो क्वेश्चन किया हुआ है वही दोबारा दूंगा। क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इस चैप्टर में भी वो है। क्वेश्चन नंबर 14 एक, अगर 14 देखे ना तो ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, बनानी भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है। रिक्वायरमेंट देख लो, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अलोंग विद कंपैरेटिव, द कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। ये इस चैप्टर, ये भी उसी का चैप्टर है जो पिछला स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी। एक क्वेश्चन की कौन सा था, 9 और 14, ये 14 है। एक और क्वेश्चन यहां पर वो पिछला रिपीट हुआ है तो इसे दोबारा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 तो ना करना, क्वेश्चन नंबर ये छुट्टी मानी हमें। और क्वेश्चन लिमिटेड वाला था कोई, प्रॉफिट फॉर द ईयर 72, गेन या लॉस 12, 30 नवंबर को 120 पर शेयर, कैश डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड किया हुआ है, किया हुआ है ना। हाँ ये कर लेना 17 का एडजस्टमेंट और है, कोई एरर होगा या कोई पॉलिसी चेंज हो रही होगी तो 9 प्लस 14 ये करके आएंगे तो मसले आएंगे और फिर उसका हल ढूंढा जाएगा।